नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है विनय राजौरिया और एक बार फिर से वी आर अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप लोग बढ़िया से रहे होंगे और अपने वक्त का कुछ पढ़कर या कुछ और क्रिएटिव या कंस्ट्रक्टिव करके अच्छा इस्तेमाल कर रहे होंगे। बहरहाल, तो आप लोग देख रहे होंगे कि पिछले 1 डेढ़ महीने से, क्योंकि जामिया के बी और एमए इंग्लिश का एंट्रेंस एग्जाम अभी 26 और 27 अप्रैल को थे, तो उसी सिलसिले में मैं लगभग बैक टू बैक वीडियोस बना रहा था। स्टूडेंट्स की डिमांड भी थी, तो वो बहुत ही ज़्यादा चाह रहे थे कि मैं उस पर बात करूं। तो अब फिलहाल एग्जाम हो गया है। एग्जाम से रिलेटेड जितनी वीडियोस होंगी कि पेपर का डिस्कशन कैसे हो, पेपर्स मेरे पास आ गए हैं, कट ऑफ्स कितनी जाएंगी, एडमिशन का क्या है, वो आराम से मेरे चैनल पे आता रहेगा। और नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन के लिए जो कुछ लोग पूछ रहे थे कि मैं पेड मेंटरशिप क्लास यानी 2026 के पेपर के लिए कब से पढ़ाने लगूंगा, तो एंड ऑफ मई और बिगिनिंग ऑफ जून तक न्यू बैचेस स्टार्ट होंगे अगले साल के एग्जाम के लिए। उनकी डिटेल्स भी मेरे चैनल पर आती रहेंगी। उन अपडेट्स को मिस ना करने के लिए आप जानते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन दबा दीजिए। उन लोगों के साथ शेयर भी करिए जो आपको लगता है जामिया की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बहरहाल, मुझे लगा आज की वीडियो में क्यों ना हम इतने समय से, क्योंकि जामिया पे ही बात कर रहे हैं, तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर वापस आए। लेट्स गो बैक टू द बेसिक्स। कुछ इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट्स उठाते हैं, फिर किसी राइटर के बारे में बात करते हैं, उनकी किताबों के बारे में, खासतौर पर कोई ऐसा राइटर जो आपके बीए के सिलेबस में, एमए के सिलेबस में, कोर्स में होता है, सीयूईटी यूजी पीजी में पढ़ाया जाता है और यूजीसी नेट में भी इंपॉर्टेंस है। तो आज बात करते हैं एक ऐसे राइटर पर जिन पर अभी तक हमने इतनी तफसील से डिटेल में बात नहीं की। मॉडर्निस्ट पोइट्री पे मैंने बात की थी, तो आज मुझे लगा क्यों ना मॉडर्निज्म एज पे बात कर रहे थे, तो क्यों ना आज मॉडर्निस्ट प्ले राइट्स पे बात करें। तो आज हमारा जो ब्रॉड टॉपिक है वो है मॉडर्निस्ट प्ले राइट्स, और उनमें से 20वीं सदी के जो मुझे लगता है सबसे महान प्ले राइट्स में से एक है, सबसे एक्सपेरिमेंटल है, उन पर आज मैं लेक्चर पढ़ा रहा हूँ। और उनका नाम है बर्टोल्ट ब्रेख्ट, जो कि एक जर्मन प्ले राइट थे। उनके प्लेज लेकिन हम लोग इंग्लिश में जानते हैं, हमारे लिए ब्रेख्ट अंग्रेजी के राइटर बन गए हैं। दो मैं ये बता देता हूँ, आपको याद रखना चाहिए कि ही वाज ओरिजिनली अ 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के जर्मन प्ले राइट हैं। उनकी इंग्लिश में लेकिन आपने प्लेस पढ़े होंगे, बड़ा जरूरी है। उनके इंग्लिश ट्रांसलेटर पे कई बार क्वेश्चन आता है। उनके इंग्लिश ट्रांसलेटर का नाम है जॉन विलेट, जिन्होंने ब्रेख्ट को हमारे लिए मुहैया कराया है अंग्रेजी जबान में, और उसी में हम उनको पढ़ते जा रहे हैं। तो मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग ब्रेख्ट को हिंदी में भी पढ़ते हैं, मैंने पर्सनली अंग्रेजी में जाना, और इंग्लिश लिटरेरी फील्ड के अंदर आप जो ब्रेख्ट को पढ़ते हैं तो इट्स थैंक टू जॉन विलेट। तो हमें ट्रांसलेटर्स की भी कदर करनी चाहिए, उनकी भी उतनी ही अहमियत है। तो बर्टोल्ट ब्रेख्ट की बात हो रही है। ब्रेख्ट पे बात करने से पहले एक छोटी सी चीज बताता हूँ। कई लोगों को उनका नाम ही लेने में बड़ा मुश्किल होता है, बहुत गलत नाम लेते हैं। पहले तो उनका जो फर्स्ट नेम है वो है बर्टोल्ट है, और दूसरा है ब्रेख्ट, यानी अगर मैं हिंदी में लिखकर बताऊं तो वो ये है प्रोनाउंसिएशन, ब्रेख्ट। और जो ख है वो आप देखेंगे गटरल है, यानी जैसे उर्दू में उर्दू वाला जो ख होता है, जो खराश वाला ख है, तो ब्रेख्ट है, ना कि ब्रेस्ट है। कुछ लोग तो ब्रेस्ट कर देते हैं, तो ये मत करिएगा। तो दोस्तों, अब आप देख पा रहे होंगे कि जो ब्रेख्ट जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं वही ब्रेख्ट है, जो कि खार वाला, उर्दू में जो खार वाला ख होता है, जो नुस्खे वाला ख है, और जो गालिब साहब का बादा ख्वार वाला ख है, ये उसी ब्रेख्त की हम बात कर रहे हैं कि तुझे हम वली समझते जो ना बादा ख्वार होता। तो आप उसी को कहिए ब्रेख्त, और आज उन्हीं ब्रेख्त की बात होगी, ब्रेस्ट की बातें नहीं होंगी। पर ब्रेख्त की जीनियस समझाने से पहले दोस्तों छोटी सी दरख्वास्त है, ऐसा ढेरों कंटेंट इंग्लिश लिटरेचर पर, वेल क्यूरेटेड एकेडमिक कंटेंट मेरे चैनल पर 300 से ज्यादा वीडियोस अवेलेबल है, आप जाकर देखिए। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डोंट फॉरगेट प्लीज टू प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि ऐसा ढेरों कंटेंट मेरे चैनल पर आने वाला है। और ना सिर्फ इस पर, बल्कि आप देखेंगे मैंने अभी हाल ही में यूजीसी नेट क्वालिफाई किया, तो नेट का कंटेंट में बनाने वाला हूं आपको प्रिपरेशन करने के लिए। नेट के लिए पेड मेंटरशिप बैच भी चलाने वाला हूं, ताकि आप पर्सनली मुझसे क्लासेस ले सकें। सीयूईटी यूजी पीजी और जामिया पे तो मैं कंटेंट बना रहा हूं, तो ढेरों प्लेलिस्ट, वेल क्यूरेटेड प्लेलिस्ट आने वाली है चैनल पे। इन सब का अपडेट मिस ना करने के लिए सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और ऐसे लोगों के साथ साझा करिए दोस्तों जो इंग्लिश लिटरेचर में या तो कोई एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, किसी तरह से जुड़े हुए हैं, या सिर्फ शौक रखते हैं साहित्य को पढ़ने का, तो उनके साथ साझा करिए। गिफ्ट दिस चैनल टू देम, ताकि उन तक पहुंच सके। क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जामिया के एग्जाम्स में जो मुझे बता पाए कि सर हमें बहुत खुशी हुई कि आपका चैनल मिला, पर बड़े दुख की बात थी कि बहुत एंड में मिला। तो दोस्तों ये दुख स्टूडेंट्स का ना रहे, इसलिए उन तक चैनल जल्द से जल्द आप पहुंचा। अब ये सब बातें तो हो गई हैं दोस्तों, जल्दी से चलते हैं, मैं आपको समझाता हूँ ब्रेख्त कितने एक्सपेरिमेंटल, कितने फैसिनेटिंग, कितने रोचक राइटर है। क्योंकि मेरे तो सबसे पसंदीदा राइटर्स की एक लिस्ट बनाई जाए तो ब्रेख्त डेफिनेटली उनमें होने वाले हैं, और आज आप देखेंगे क्या है ब्रेख्त पे बात। लेकिन मैं उनकी फिलॉसफी से शुरू करूंगा, और फिर हम धीरे धीरे उनके एक एक प्ले पर आएंगे। मैं आपको प्लेस की कहानी भी समझा दूंगा, समरी सिनॉप्सिस भी दे दूंगा, थीम्स भी समझा दूंगा। पर ब्रेख्त को भी समझाने में, क्योंकि वो भी एक मॉडर्निस्ट प्ले राइट है, जैसा मैंने वेस्टलैंड में एलियट को समझाते हुए किया था, वो यही है कि मैं कम से कम एक क्लास या 1 से 1.5 क्लास चाहता हूँ आपको समझा सकूं कि उनकी फिलॉसफी ऑफ एपिक थिएटर क्या थी, क्या नई चीज करना चाह रहे थे ब्रेख्त अपने नाटक के अंदर, कैसे वो एरिस्टोटेलियन थिएटर से अलग हो जाता है। तो पूरी एक विचारधारा है ब्रेख्त की, जो आप देखते हैं। ब्रेख्त का एक बड़ा फेमस ऐसे है ब्रेख्त ऑन थिएटर, जो इंग्लिश में अवेलेबल है इसी नाम से,
ब्रेख्त ऑन थिएटर नाम का एक ऐसे जिसमें ब्रेख्त अपने आइडियाज देते हैं कि वो बेसिकली ड्रामा में क्या करना चाहते हैं। तो हमें किसी भी राइटर का नाटक या उसका काम समझने से पहले ये समझ लेना चाहिए कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो क्या क्या नई टेक्निक्स लाना चाहते हैं, वो क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो किस तरह से ट्रेडिशन से अलग जा रहे हैं जो उनको एक मॉडर्निस्ट प्ले राइट बना रहा है, जैसा मैंने एलियट की वेस्टलैंड समझाने से पहले भी किया था। तो धीरे धीरे इस वीडियो सीरीज के अंदर हम कुछ प्लेस पे बात करेंगे, मदर करेज पे बात करेंगे, लाइफ ऑफ गैलीलियो गैलीली पे बात करेंगे, द कॉकेशियन चॉक सर्कल पे बात करेंगे, गुड वुमेन ऑफ शेजवान पे ढेरों प्लेस पे बात करेंगे। पर आज पहले बात करते हैं कि ब्रेख्त का मूल चिंता क्या है, वो क्या करना चाह रहे हैं थिएटर के अंदर, और आज उसी पे बात होगी। जहां तक ब्रेख्त की डेट्स की बात है, अगर आप उनका पीरियड देखना चाहते हैं तो आप देखेंगे ब्रेख्त 1898 में पैदा हुए और 1956 तक रहे। तो आप देख रहे हैं बुनियादी तौर पे वो एक 20th सेंचुरी ही राइटर है, ठीक है। और जो उनका मैंने ऐसे बताया था जिसके बारे में बात करूंगा, जिससे ही मैं आज आपको उनकी फिलॉसफी समझाऊंगा, ये जो ऐसे ब्रेख्त ऑन थिएटर ये 1957 में छापा, जो कुछ नोट्स के फॉर्म में आपको अवेलेबल हो जाएगा, आपको समझ में आएगा। उसी में उन्होंने अपनी, जिसको आप कहते हैं एपिक थिएटर की फिलॉसफी दी है। एपिक थिएटर क्रिटिक्स कहते हैं। जहां तक ब्रेख्त का अपना नाम है तो वो अपना काम है, वो उनको डायलेक्टिकल थिएटर कहते हैं, यानी अपने नाटक को उन्होंने नाम दिया डायलेक्टिकल थिएटर। आप देखते हैं जो डायलेक्टिकल वर्ड है ये मार्क्सिस्ट फिलोसफी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मार्क्सिस्ट फिलोसफी में, मार्क्सवादी दर्शन में जरूरी है। और ये असल में टर्म आता है हेगल नाम के एक जर्मन आइडियलिस्टिक थिंकर, जो आप देखते हैं 1800s में लिख रहे थे, 19वीं सदी के जर्मन दार्शनिक है हेगल, जो मार्क्स को टीचर भी थे, यानी मार्क्स अपने गुरु मानते हैं हेगल को। हेगल का ही डायलेक्टिकल मेथड से ये वर्ड आता है, डायलेक्टिकल मेथड। बाकी आप तनाव मत लीजिए, सारी चीजें मैं डिटेल में समझाऊंगा आज की क्लास के अंदर। आप कॉपी पेन लेकर बैठिए इत्मीनान से और नोट्स बनाते जाइए, सारी चीजें मैं लिखता जाऊंगा, आपकी बढ़िया से तैयारी हो जाएगी। ब्रेख्त को आप समझ पाएंगे वो कितने महान थिंकर हैं और कैसे वो अपनी फिलॉसफी, जो मार्क्सिज्म का असर है, वो अपने साहित्य में लेकर आते हैं और एक नए तरह का ड्रामा, एक नए तरह का थिएटर, एक नए तरह का अनुभव ऑडियंस को देना चाहते हैं, जो अभी तक वेस्टर्न ड्रामेटिक ट्रेडिशन में नजर नहीं आता, क्योंकि वो 2500 2500 साल से एरिस्टोटल के प्रभाव में चल रही है। ब्रेख्त इज सेइंग वी हैव टू कम आउट ऑफ दैट ट्रेडिशन ऑफ एरिस्टोटेलियन थिएटर। तभी आप देखते हैं ब्रेख्तियन थिएटर को नॉन एरिस्टोटेलियन भी कहते हैं, नॉन एरिस्टोटेलियन थिएटर, नॉन एरिस्टोटेलियन थिएटर। ब्रेख्त एरिस्टोटेलियन थिएटर को ड्रामेटिक थिएटर कहते हैं। यानी आपको ये बात समझ लेनी है कि दो तरह के थिएटर पर हम बात करेंगे, और वो क्या है कि अभी तक जो परंपरा में व्याप्त है वेस्टर्न लिटरेचर में, जो एरिस्टोटल वाला है, जो पोएटिक्स किताब से आ रहा है, आपको मैं बता देता हूँ, आप लोगों ने पढ़ी होगी कॉलेजेस में, जो पोएटिक्स में फिलॉसफी दी है एरिस्टोटल ने, उसमें जो थिएटर है जो अभी तक इन्फ्लुएंस कर रहा है वेस्टर्न लिटरेचर को, उसको ब्रेख्त नाम देते हैं ड्रामेटिक थिएटर। और ब्रेख्त कहते हैं कि मेरा जो थिएटर है, जिसको वो एपिक थिएटर या जिसको हम डायलेक्टिकल थिएटर कहेंगे, इंस्ट्रक्टिव थिएटर कहेंगे, वो बिल्कुल ड्रामेटिक थिएटर से अलग है। तो ब्रेख्त के लिए जो डिफरेंशिएशन है वो ड्रामेटिक थिएटर वर्सेस हिज ओन एपिक थिएटर की है। ये सब आज की क्लास में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। बाकी आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात, अगर आप मेरी पेड मेंटरशिप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसके अंदर मैं ऑनलाइन 1-on-1 क्लासेस लेता हूँ स्टूडेंट्स की, लाइव क्लासेस होती हैं गूगल मीट पर किसी भी लिटरेचर के टॉपिक पे, कोई एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो ज्वाइन करने के लिए वो क्लासेस नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप उसमें मुझे हाई भेज सकते हो और फिर हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगी। तो व्हाट्सएप नंबर को चेकआउट करिए अगर आप मेरी पेड मेंटरशिप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं। जहां तक ब्रेख्त की बात है, अगर किताबों की बात है, अगर आप रेफरेंस लेना चाहते हैं, तो मेरे पास एक ये बड़ी मजेदार किताब है, मॉडर्न यूरोपियन थिएटर। ये एक एंथोलॉजी है, इसमें जितने भी मॉडर्न प्लेराइट्स थे यूरोप के अंदर, उनके एसेज, ओरिजिनल एसेज दिए हुए हैं। जैसे आप देखेंगे इसमें ब्रेख्त का ओरिजिनल एसे है, ब्रेख्त ऑन थिएटर। ये ऐसे मैंने इसी में पढ़ा था, तो अगर ये किताब आपको मुहैया हो जाए, वर्ल्ड व्यू की है ये किताब, बड़ी सस्ती किताब है, स्टूडेंट्स के लिए छपती है, 95 रुपीज की है। इसमें आंताइन ऑर्थो, कॉन्स्टेंटिन स्तानिस्लावस्की के ऐसे हैं, ब्रेख्त के ऐसे हैं, तो काफी सारे मॉडर्न प्लेराइट्स की किताबों के एसेज इसमें है और इसी से मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ। काफी सारे नोट्स हैं, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर भी इसके कुछ स्क्रीनशॉट्स आपके साथ शेयर करूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है जो ब्रेख्त ने दिए थे। जहां तक ब्रेख्त को समझने की बात है, तो मैं आपको कहूंगा कि मेरे पास ये दो किताबें जो रीडर्स हैं ब्लूम्सबरी ने छापी थी। एक उनका नाटक है, देखिए मदर करेज एंड हर चिल्ड्रन, बड़ा गजब का नाटक है, इस पे बात करूंगा। इसके जो इंट्रोडक्शन है, इसमें पूरा ब्रेख्तियन एपिक थिएटर को समझाया गया। आप देखते हैं इसको इंट्रोडक्शन काफी अच्छा लिखा हुआ है, कैथरीन हॉलैंडर ने और जॉन विलेट ने। उसी तरह से उनका दूसरा प्ले लाइफ ऑफ गैलीलियो का इसी एडिशन ब्लूम्सबरी में मेरे पास एक और किताब है। तो अगर ऐसे रीडर्स आप कलेक्ट कर सके जिसमें ना सिर्फ ओरिजिनल टेक्स्ट है बल्कि एक बहुत ही एकेडमिक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, पूरे टेक्स्ट को समझाते हुए, उसको इंट्रोड्यूस करते हुए, उसमें एपिक थिएटर के क्या क्या एलिमेंट्स हैं, ब्रेख्त की पूरी क्रोनोलॉजी, बायोग्राफी दे रखी है। तो मैंने इन्हीं से अपना कंटेंट बनाया है, और जो ब्रेख्त के साथ मैं कंटिन्यूअसली उनका साहित्य पढ़ता रहा, उनका फैन रहा, उनके साथ जो मेरा संवाद रहा है, उसी पर आज की बात होगी। तो अगर सोर्सेज की बात है तो ये दो किताब और ये तीसरी किताब ये रीडर है, इसको आप रेफर कर सकते हैं प्राइमरी टेक्स्ट के थ्रू।
चलिए दोस्तों, ये तो मिट गया। अब बात एकदम बुनियाद से शुरू करते हैं और एक एक करके आप अपना नोट्स बनाते जाइएगा। मैं एकदम शुरुआत से शुरू करता हूँ। जहाँ तक मेरे स्टूडेंट्स और ऑडियंस का रिव्यू मैंने देखा है, उनको अच्छा लगता है कि मैं बेसिक से ही पढ़ाता हूँ। ये मान के चलता हूँ कि जैसे ऑडियंस को कुछ मालूम नहीं और उनको सब कुछ समझाया जाए। पर मैं ऐसा मानता हूँ, आप में से कई लोग होंगे जिनको कुछ चीज़ बेसिक लग सकती है, तो ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं लेनी है, तनाव नहीं लेना। मैंने टाइम स्टैम्प्स लगा दिए वीडियो में, आपको जो हिस्सा लगे, आपको मालूम है, उसको स्किप करिए और आगे बढ़िए। पर मैं आज शुरू से शुरू करता हूँ। देखिए, यूरोप के इतिहास में जब हम यूरोपियन लिटरेचर की बात करते हैं, कॉन्टिनेंटल यूरोपियन लिटरेचर की बात करते हैं, तो मॉडर्निस्ट प्लेराइट्स हैं। 3 बड़े इंपॉर्टेंट प्लेराइट्स का नाम आपको जानना चाहिए। पहले थे जिनका नाम आपने सुना होगा, ऑनरेट इब्सन साहब। इब्सन साहब के 2 प्ले बड़े मशहूर हैं, एक द डॉल्स हाउस, जो मुझे उम्मीद है आप लोगों ने बीए में पढ़ा होगा, और दूसरा जो प्ले है उसका नाम है द एनिमी ऑफ द पीपल। आपको कभी समय मिले तो सत्यजीत रे साहब, जो भारत के महान डायरेक्टर थे, ऑस्कर विनिंग, उन्होंने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है इस पे, गणशत्रु, जो आप देखते हैं। इसी का हिंदी वर्जन है गण यानी लोग, शत्रु यानी एनिमी, दुश्मन। तो गणशत्रु नाम से फिल्म बनाई है, यूट्यूब पर आपको अवेलेबल मिल जाएगी, वो फिल्म देखिए, वो इसी नाटक पे बनी हुई है। तो डॉल्स हाउस और एनिमी ऑफ द पीपल। इब्सन साहब लेकिन आप देखेंगे नॉर्वेजियन थे, नॉर्वे के रहने वाले थे, नॉर्वेजियन है। दूसरे जो प्ले राइट है, तो पहले इब्सन साहब हो गए, जो दूसरे प्ले राइट है वो इंग्लिश प्ले राइट है, जिनका नाम आपने जाना होगा, G.B. शॉ यानी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। इनका बड़ा फेमस नाटक है पिग्मेलियन, जो आप देखेंगे एलिजा डूलिटल की कहानी है। वो लिंग्विस्ट के बारे में है, कैसे वो भाषा सीखते हो, कैसे अपर क्लास सोसाइटी का हिस्सा बनना चाहती है। एक सोशल सैटायर प्ले है। तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ दूसरे स्तंभ है मॉडर्निस्ट प्ले राइट्स के अंदर। तीसरे हैं हमारे बर्टोल्ट ब्रेख्त साहब, जो कि आप देखते हैं जर्मनी के हैं, जर्मन प्लेराइट हैं, और इन्हीं के बारे में बात करेंगे। कभी समय मिलेगा तो इन दोनों प्लेराइट्स पे भी डिटेल वीडियो बनाऊंगा, अभी तक बनाई नहीं चैनल पे, पर अगर आप चाहते हैं बनाना तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो जर्मन प्लेराइट जर्मनी के रहने वाले, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ इंग्लैंड के रहने वाले, इब्सन साहब नॉर्वे के नॉर्वेजियन थे। इन 3 लोगों ने यूरोप के मॉडर्न ड्रामा और ड्रामेटिक थिएट्रिकल सीन को एकदम रेवोल्यूशनाइज कर दिया। पर मैं मानता हूँ अगर इन तीनों में सबसे ज्यादा रेवोल्यूशनरी इंसान की आप बात करेंगे, जिसने एकदम तख्ता ही पलट दिया नाटक का, तो वो बर्टोल्ट ब्रेख्त है, हु आई थिंक पर्सनली इज द मोस्ट एक्सपेरिमेंटल ऑफ ऑल। एक्सपेरिमेंटल की पीक है ब्रेख्त, और वो उनके फिलॉसफी जो मैं बताया ब्रेख्त इन थिएटर में वो बताते हैं, और मैं आपको समझाऊंगा। और आपको, मुझे उम्मीद है, वीडियो के एंड तक यकीन होगा कि वो कितने एक्सपेरिमेंटल है, कितने नए नए पैमाने वो ढूंढ रहे हैं, नए तरह से हकीकत को दिखाने के वो तरीके ढूंढ रहे हैं, जिस समय के अर्ली 20th सेंचुरी के यूरोपियन समाज को दिखाने में उनका योगदान है। ही फील्स दैट की मॉडर्निस्ट आइडिया, जो मैंने वेस्टलैंड वाली वीडियो में बात की थी, जो एलियट भी फील कर रहे हैं कि अब जो हमारी दुनिया है वो इतनी बदल गई है कि अब पुराने तरीके काम नहीं आने वाले हैं। एरिस्टोटल का तरीका पहले तक ठीक था, बहुत ही जिसको कहते हैं ऑर्डर्ड और एक बहुत ही पीसफुल हार्मोनियस दुनिया को रिप्रेजेंट करने के लिए एरिस्टोटल वाज फाइन, बट आवर वर्ल्ड हैज चेंज्ड बियॉन्ड रिकॉग्निशन। द 2 वर्ल्ड वॉर्स हैव चेंज्ड आवर वर्ल्ड, स्पेशली द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, एंड देयरफॉर वी हैव टू कम विद न्यू मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग रियलिटी, एंड ब्रेख्त वही कर रहे हैं अपने एपिक थिएटर में। ब्रेख्त के जहां तक नाटकों की बात है तो आपको बताता हूँ, सबसे फेमस प्ले है उनका द 3 पेनी ऑपरा। द 3 पेनी ऑपरा, इसी के चलते हुए वो मशहूर हुए सबसे ज्यादा। 1924 का नाटक है। दूसरा प्ले जो आपने देखा होगा उसका नाम है कॉकेशियन, द कॉकेशियन चॉक सर्कल उनका नाटक है, जो अगेन ओनरशिप पर है। नाजी जर्मनी पर अटैक करते हुए उन्होंने लिखा था पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 में। तीसरा जो नाटक है वो आपने देखा होगा, वो है द गुड वुमन ऑफ शेजवान। कुछ लोग गुड पर्सन ऑफ शेजवान के नाम से भी इसको जानते होंगे, तो वो दोनों में चलता है, द गुड पर्सन ऑफ शेजवान। ये नाटक आप देखेंगे, मैंने हिंदी में नाटक देखा हुआ है, और उस नाटक का नाम हिंदी में है रामकली। अगर आपको कभी दिल्ली में मंडी हाउस आने का मौका मिले, वहाँ श्रीराम सेंटर है, जो थिएटर गोअर्स के लिए दिल्ली के अंदर मतलब मक्का मदीना है उनके लिए, वहाँ ये नाटक रामकली। इनफैक्ट मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, मैं ब्रेख्त साहब को बिल्कुल नहीं जानता था, मुझे भी कॉलेज में आके पता चला कि ब्रेख्त साहब कौन है, पर वही है, वो सिर्फ फॉर्मल इंट्रोडक्शन था। मैं ब्रेख्त साहब का रामकली नाटक पहले देख चुका था, बहुत मजा भी आया था। मैंने स्मिता थिएटर ग्रुप, एक अरविंद गौड़ साहब थिएटर चलाते हैं, उनका ये नाटक है रामकली, विच इज अ हिंदी अडेप्टेशन ऑफ ब्रेख्ट्स प्ले द गुड वुमन ऑफ शेजवान। ये नाटक मैंने पहले देख लिया था, फिर जब कॉलेज में आकर मैं नाटक पढ़ने लगा, आई फेल्ट लाइक ये तो मैंने पहले पढ़ा हुआ है, मतलब ये कौन सी चीज़ है, ये तो पहले से मैं जानता हूँ। और तभी पता चला कि ब्रेख्त साहब ने लिखा हुआ, देन आई स्टार्टेड टू फॉर्मली एंगेज विद हिम। देखिए, महान कलाकारों की दोस्तों यही बात होती है कि आप उनको पहले से जान जाते हैं, बस आप जानते नहीं है वो कौन है। वो आपकी जिंदगी में, आपके एनवायरनमेंट में, आपके माहौल में इतने घुले मिले होते हैं कि वो आपकी जिंदगी का, दे आर पार्ट ऑफ योर ब्रेथ। और यही चीज़ आपको ब्रेख्त साहब में मुझे नजर आती है, इसलिए मेरा राब्ता उनसे बहुत पुराना था।
फिर ऑफिशियली हो गया, और इसलिए बड़ी गहरा संबंध है मेरे साथ उनके साहित्य से मेरा। आई हैव लाइक कोटेड अ लॉट ऑफ टाइम्स इन माई रिसर्च पेपर्स एज वेल। अगर आप मेरे रिसर्च पेपर्स मेरी अकेडमी वेबसाइट पर पढ़ेंगे तो आपको देखेगा मैं ब्रेख्त साहब को बहुत कोट करता हूँ, उस उनकी फिलोसफी मुझे अपनी फिलोसफी के भी काफ़ी करीब लगती है। बहरहाल, तो रामकली नाटक है, गुड वुमेन ऑफ शेजवान, कॉकेशियन चौक सर्कल। एक और बहुत ही बढ़िया नाटक है उनका, द लाइफ ऑफ गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो गैलीली, ये वही गैलीलियो गैलीली है साहब जिन्होंने अपने फिजिक्स, महान फिजिसिस्ट ऑफ 1500 16 सेंचुरी के इटालियन फिजिसिस्ट, आपने पढ़ा होगा लॉज ऑफ मोशन में उनका कंट्रीब्यूशन है। फिर उन्होंने मून को भी टेलीस्कोप से ऑब्जर्व किया था। उन्होंने ये साबित कर दिया था, यानी कोपरनिकस को सही साबित कर दिया था कि सोलर सिस्टम के सेंटर में सन ही है, अर्थ नहीं है, और उसकी वजह से उनको हाउस अरेस्ट पे रख दिया गया था। इन्होंने सैटर्न के भी मून्स और वो जो रिंग्स है पहली बार देखी थी। ये उन्हीं के जीवन पर लिखा हुआ नाटक है और मेरा सबसे पसंदीदा ब्रेख्तियन नाटकों में से एक है। आपको कभी वक्त मिले, इस पर यूट्यूब पर एक फिल्म बनी हुई है जो बिल्कुल ब्रेख्तियन थिएटर को फॉलो करती हुई, यानी एपिक थिएटर की सारी खूबियां उस फिल्म में नजर आएंगी। दो वो नाटक नहीं, एक फिल्म है, लेकिन हाँ उस फिल्म में वो जो ब्रेख्तियन एपिक थिएटर की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो आपको नजर आएंगी। तो जरूर आई वुड रेकमेंड कि आप वो फिल्म देखें। फिल्म का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, आप जाकर आज देख लीजिएगा। तो लाइफ ऑफ गैलीलियो गैलीली, थ्री पेनी ओपेरा, द कॉकेशियन चौक सर्कल, गुड वुमेन ऑफ शेजवान, क्योंकि इन सब पर एक एक करके मैं यूट्यूब चैनल पे वीडियो बनाता रहूंगा। टू नॉट मिस एन अपडेट फॉर दैट सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी। ये सारे ब्रेख्त के नाटक आपको नजर आते हैं और इन सब के अंदर आपको एपिक थिएटर नजर आएगा। और अब उसी पे बात शुरू करते हैं कि ये एपिक थिएटर आखिर है क्या, ब्रेख्त उसमें क्या करना चाहते हैं और उनके नाटक कैसे बाकियों से अलग हैं, एंड व्हाट डज ही वांट टू डिलीवर टू यू, एंड व्हाट डज ही वांट टू टेल हिज ऑडियंस, कि जब एक ब्रेख्तियन नाटक आप देखने बैठते हो और आप देख के हटते हो तो आपको क्या चीज़ है जो मिल जानी चाहिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ हिज प्ले। लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो दोस्तों, अब आपको एक मैंने कॉन्टेक्स्ट तो दे दिया था ब्रेख्त साहब का कि यूरोपियन, मॉडर्न यूरोपियन प्लेराइट्स के अंदर उनकी जगह क्या है। अब आइए थोड़ा स्पेसिफिकली ब्रेख्त साहब पे ही बात करते हैं। तो बर्टोल्ट ब्रेख्त मैंने बताया था वो 19वीं सेंचुरी के अंत में पैदा हुए, लेकिन उनको बुनियादी तौर पे हम 20वीं सेंचुरी का ही प्लेराइट मानते हैं। और 20वीं सदी में ही, खासतौर पे फर्स्ट हाफ ऑफ द 20वीं सेंचुरी में उन्होंने सबसे ज़्यादा बड़ा योगदान, अपना क्रिएटिव आउटपुट प्रोड्यूस किया। जहाँ तक ब्रेख्त साहब की बात आप देखेंगे, उनकी बुनियादी जो मकबूलियत है, जो पॉपुलैरिटी है, वो प्लेराइट के तौर पर ही है। दुनिया में उनके प्लेज ही ज़्यादा पढ़े जाते हैं और उनके लिए उनको जाना जाता है। उसमें उन्होंने योगदान भी बहुत किया है। पर मैं आपको बताना चाहूँगा, ज़रूर आपको वर्सेटैलिटी और डाइवर्सिटी जाननी चाहिए इंसान की, कि ब्रेख्त साहब एक बहुत ही कामयाब पोएट भी थे, कवि भी थे। इनफैक्ट आप देखते हैं उन्होंने 2000 से भी ज़्यादा कविताएं लिखी हैं। आपको कभी वक्त मिले तो मैं तो उनकी कविताओं का भी उतना ही दीवाना हूँ जितना उनके नाटकों का हूँ। तो टू पोस्टेरिटी नाम की एक कविता है उनकी, जिसके अंदर वो बात करते हैं कि आने वाली नस्लें उनके साहित्य को कैसे समझेंगी। कि वो बेसिकली कह रहे हैं, एक दादाजी की तरह, एक आप मान सकते हैं एक एल्डर की तरह, कि हमने तो युद्ध के समय में हम पैदा हुए, हमारी मजबूरी थी, इसलिए हम मोहब्बत की कविताएं नहीं लिख पाए। लेकिन आप लोगों के पास जब अच्छा वक्त आएगा आने वाली नस्लों के लिए, तो आप मोहब्बत की कविताएं लिखिएगा। हमारे पास वक्त और सहूलियत होती तो हम भी लिखते। ये कुछ कुछ देखेंगे दोस्तों, ये भगत सिंह और रेवोल्यूशनरी जो भारत में थे, उनके वाला मूड है कि मोहब्बत करना तो चाहते हैं, लेकिन अभी वक्त उसके लिए ठीक नहीं है। अभी तो दुनिया को इस बुरे वक्त से बाहर निकालना है। तो टू पोस्टेरिटी कविता में आपको लव, रेवोल्यूशन, वो पॉलिटिकल और जो पर्सनल वाला रेवोल्यूशन और लव की बात नजर आती है, जो आपको भारत में फैज साहब, साहिर में भी नजर आएंगी। तो टू पोस्टेरिटी कविता, तो कवि भी बहुत बढ़िया कविताएं पढ़ी हैं। तीसरी चीज मैंने बताई थी, वो क्रिटिक भी थे, यानी आलोचना भी लिखते थे। खासतौर पर उन्होंने अपने साहित्य पे बहुत कुछ लिखा, जैसे मैंने बताया थिएटर्स, नोट्स ऑन थिएटर है, जिसमें ब्रेख्त ऑन थिएटर के नाम से जो ब्रेख्त के नोट्स है अपने साहित्य पर, और एरिस्टोटेलियन थिएटर पे कि वो क्या कर रहे हैं, तो क्रिटिसिज्म भी है। चौथी चीज जो बहुत कम लोग जानते होंगे, बड़ा रोचक हिस्सा है ब्रेख्त साहब के लाइफ का, कि आप शायद जानते ना हो कि वो आगे जाकर फिल्मों के लिए भी लिखने लगे थे। उसका इतिहास मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा, क्या हिस्सा है उनकी लाइफ का, कि उनकी लाइफ में कैसे कैसे टर्न्स आए, कैसे वो अपनी जान बचा के हिटलर की जर्मनी से भागे थे, क्योंकि वो कम्युनिस्ट थे। और आप जानते हैं हिटलर जैसे इंसान को बिल्कुल भी कम्युनिस्ट पसंद नहीं थे, वो टोटली अगेंस्ट देम। दो बाद में स्टैलिन से भी वो डील कर लेता, बट वो एक अलग रोचक इतिहास है, कभी वर्ल्ड हिस्ट्री आपको पढ़ाऊंगा तब बात करेंगे। तो स्क्रीन राइटर वो थे, और आप देखते हैं हॉलीवुड के लिए भी उन्होंने कुछ स्क्रिप्ट्स लिखी थी। तो ज्यादा समय नहीं लिख पाए, वापस आ गए थे जर्मनी। जब वापस आ गए थे जर्मनी, फिर उन्होंने अपना नाटक ही वहां शुरू किया ईस्ट जर्मनी के अंदर। पर वो स्क्रीन राइटर के तौर पे भी जाने जाते हैं। मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ उनका स्क्रीन राइटर वाला इतिहास क्या है। 1933 में आप देखते हैं जर्मनी के अंदर नाजी जर्मनी बन जाता है। आप देखते हैं 1933 के अंदर ही हिटलर जो है वो जेल से रिहा होता है और वो चांसलर बन जाता है जर्मनी का। आप देखते हैं हिंडलबर्ग वहां के राष्ट्रपति होते हैं, जो हिटलर को चांसलर, जो भारत में आप देखते हैं प्रधानमंत्री का पद होता है, तो प्रेसिडेंट हिंडलबर्ग उसको क्या करते हैं, चांसलर का पद देते हैं। और जैसे ही नाजिज्म राइज होने लगता है 1933 के अंदर, हिटलर गद्दी पे काबिज होता है, ब्रेख्त को समझ में आ जाता है कि उन जैसे खुले विचारों के
मार्क्सिस्ट विचारधारा के लोगों को, मार्क्सिस्ट विचारधारा के मार्क्स को सपोर्ट करने वाले थिंकर्स की चलेगी नहीं जर्मनी में। इसलिए आप देखते हैं 1933 के अंदर ब्रेख्त जर्मनी छोड़कर चले जाते हैं, अपनी जिस शहर में पैदा हुए, जो उनका अपना शहर है, जिनसे मोहब्बत है, वो छोड़कर पहले वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज चले जाते हैं, जो आप देखते हैं नॉर्दर्न यूरोप में है। फिर वहां से वो कुछ साल बाद आप देखते हैं यूएसए चले जाते हैं, और यूएसए में कैलिफोर्निया में कुछ समय वो रहते हैं, और वहीं आप जानते हैं कैलिफोर्निया में हॉलीवुड है, और हॉलीवुड में कुछ समय तक स्क्रीन राइटर का काम करते हैं। अमेरिका में बड़ा रोचक इतिहास है, देखिए वो अमेरिका चले जाते हैं, वहां उनको रिहाइश मिलती है, वांट्स टू फील सेफ, वो नाजी जर्मनी में जानते हैं अगर रहे तो पकड़े जाएंगे, उनको परसिक्यूट भी किया जा सकता है कंसंट्रेशन कैंप में, मतलब बहुत बुरा उनके साथ हो सकता है, क्योंकि हिटलर जैसा इंसान अगर गद्दी पर है तो ब्रेख्त जैसे आर्टिस्ट और क्रिएटिव थिंकर्स, जो स्टेटस को, डोमिनेंट ग्रुप्स को, सत्ता में जो लोग हैं उनको चैलेंज करते हैं अपने साहित्य से, उनकी चलने वाली नहीं है। आजाद ख्याले वाले लोगों को तानाशाही में उनकी वैसे चलती भी नहीं है। तो ब्रेख्त यूएस से चले गए। और आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि यूएसए के अंदर भी एक कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी का नाम मैं यहाँ लिखता हूँ, जिसका नाम आपको जानना बड़ा जरूरी है। उस कमेटी का नाम है हाउस अन अमेरिकन एक्टिविटीज कमेटी। आप देखते हैं ये एक ऐसी कमेटी बनाई गई थी अमेरिका के अंदर, आप देखते हैं ये उन लोगों के लिए कमेटी बनाई गई अमेरिका के अंदर, जो अमेरिका की सरकार देखिए वो कैपिटलिस्ट पूंजीवादी सरकार है, लिबरल डेमोक्रेटिक सिस्टम है, और अमेरिका के अंदर भी कम्युनिस्टों से, जिनको लगता है कि जो कम्युनिस्ट लीनिंग्स के लोग हैं, जो मार्क्सिस्ट विचारधाराओं के, जो सोवियत संघ के सपोर्टर है, उन लोगों को इस कमेटी में बुलाया जाता था और उनसे सवाल जवाब होते थे। उनसे बेसिकली एक इंटेरोगेशन होती थी कि वो बता सके कि कौन कौन से कम्युनिस्ट लोग हैं, वो खुद कम्युनिस्ट लोग हैं कि नहीं है, जर्मनी में उनकी जो कम्युनिस्ट पार्टी में हिस्सेदारी थी कि नहीं थी, अमेरिका में वो कम्युनिस्ट पार्टी का हिस्सा थे कि नहीं थे। तो बहुत ही इनफेमस कमेटी अमेरिका में बनी थी कि आप अमेरिका के खिलाफ देशद्रोही जैसा आपको फील कराया जाता था। इसी कमेटी के अंदर आप देखेंगे दो और फेमस लोगों को भी बुलाया गया था, आपको हैरत होगी उनका नाम जानकर। एक तो डिज्नी साहब ही थे, वॉल्ट डिज्नी, उनको भी इस कमेटी में बुलाया गया था कि अमेरिका की सरकार को लग रहा था कि डिज्नी साहब जो है उनकी भी कम्युनिस्ट लीनिंग है, वो कम्युनिस्ट बन गए और अमेरिका के लिए खतरा है वो। और दूसरे इंसान का है आर्थर मिलर, आप जानते हैं महान अमेरिकन प्लेयर है जिन्होंने डेथ ऑफ अ सेल्समैन नाटक लिखा हुआ है, उनको भी इस कमेटी में बुलाया गया था जांच पड़ताल के लिए। ब्रेख्त को ही बुलाया जाता है, ब्रेख्त से सवाल जवाब होते हैं। ब्रेख्त भी समझ जाते हैं इस बात से कि अमेरिका जैसे खुले विचार का जो देश अपने आप को क्लेम करता है कि वो डेमोक्रेसी का प्रोटेक्टर और वहाँ फ्री थॉट और फ्री स्पीच है, वो समझ जाते हैं कि वहां पर चलने वाला नहीं है, और वो इस सब छोड़कर वापस जर्मनी आ जाते हैं। वापस जर्मनी आकर आप देखते हैं ब्रेख्त बर्लिन थिएटर सीन, जो बर्लिन का नाटक मंडली, जो नाटक मंच के साथ एसोसिएट होते हैं, और यहीं वो अपना ग्रुप स्टार्ट करते हैं, और उसका नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, बर्लिन ऑनसॉम्बल। ये वो थिएटर ग्रुप है जिसका हिस्सा ब्रेख्त रहे और काफी समय तक उन्होंने चलाया। इसमें वो डायरेक्ट भी करते थे प्लेज और लिखते भी थे। इसी के अंदर जो एक्ट्रेस थी बड़ी फेमस, उनसे उनकी शादी भी हो गई थी। तो बर्लिन ऑनसॉम्बल वो ग्रुप है, प्ले थिएटर ग्रुप है जिसमें ब्रेख्त एसोसिएटेड थे। इसके बाद चौथी चीज जो आपको ब्रेख्त के बारे में जाननी है वो था ब्रेख्त ऑन थिएटर। ये ब्रेख्त का क्रिटिकल वर्क है जो उनकी मौत के एक साल बाद छपा। ये असल में नोट्स हैं, ब्रेख्त के नोट्स ऑन हिज थिएटर, जिसमें बेसिकली यू कैन रीड अबाउट हिज थ्योरी ऑन मॉडर्न थिएटर, जिसको वो कहते हैं एपिक थिएटर। और बड़ी फेमस लाइन है जो एग्जाम्स में पूछी जाती है स्टूडेंट्स, और वो ये है, ब्रेख्त कहते हैं एपिक थिएटर इज मॉडर्न थिएटर। यानी ब्रेख्त का मानना है कि आधुनिक दुनिया के अंदर का जो नाटक होना चाहिए वो उनका एपिक थिएटर ही होगा, और एपिक थिएटर में वो खूबियां हैं। आज दोस्तों पर मैं बात यहीं रोकता हूं। अगली वीडियो के अंदर हम बात शुरू करेंगे कैसे एपिक थिएटर की वो क्या क्या की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वरफ्रेंगडुंग इफेक्ट क्या होता है, वी इफेक्ट किसे कहते हैं, एलियनेशन क्या होता है जैसा ब्रेख्त ने सोचा है ना कि मार्क्स ने। आप देखते हैं एलियनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्क्सिस्ट आइडिया है जो मार्क्स की किताब कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में, जर्मन आइडियोलॉजी में नजर आती है। ब्रेख्त भी अपनी विचारधारा देते, पर ब्रेख्त का एलियनेशन और मार्क्स के एलियनेशन में बहुत फर्क है। ब्रेख्त के लिए एलियनेशन इज अ गुड थिंग, मार्क्स के लिए एलियनेशन इज वन ऑफ द की problems, the key sins, the key, for Marx, alienation is the key problem, the key symptom of capitalism. कैपिटलिज्म में मार्क्स के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि वो लोगों में एलियनेशन पैदा करता है। पर ब्रेख्त के लिए एलियनेशन एक कंडीशन है जो नाटक पैदा करना चाहिए ताकि आपको सच में समझ में आए। तो ब्रेख्त के लिए पर्पस ऑफ हिज थिएटर, ऑफ हिज एपिक थिएटर इज एलियनेशन पैदा करना, जो बिल्कुल एरिस्टोटल के थिएटर की फिलोसफी से अलग है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर दोस्तों हम यहीं से बात शुरू करेंगे कि कैसे एरिस्टोटलियन थिएटर्स की, क्या मैं टेबल आपको बनवा दूंगा, पूरा एरिस्टोटल की फिलोसफी क्या है जो पोएटिक्स में नजर आती है, तो आपका पोएटिक्स वाला भी रिवीजन हो जाएगा, और कैसे ब्रेख्त उन सारी फिलोसफी से बरक्स अगेंस्ट कुछ अपने आइडिया दे रहे जो उनके साहित्य में नजर आता है। अगली वीडियो में वो बात करेंगे, और जैसे समय बचा तो उनके एक एक प्ले को हम उठाएंगे, देखेंगे वो सारी खूबियां एपिक थिएटर की उसमें कैसे नजर आ रही हैं और ब्रेख्त की जीनियस क्या है। बाकी मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी, आपने कुछ नया जाना होगा ब्रेख्त साहब को, उनकी पर्सनैलिटी, उनकी बायोग्राफी के बारे में, वो किस समाज से, वो किस भूमि से, किस पृष्ठभूमि, किस बैकग्राउंड से निकलकर लिखने आए हैं, ये सारी बातें आपको समझ में आने लगी होंगी। एंड ब्रेख्त वुड वो और ब्रेख्त
आपको मजेदार एक इंसान के तौर पर, एक थिंकर, एक कलाकार के तौर पर नजर आने लगे होंगे। वो एक टिपिकल किताबी रट्टू तोते जैसा आपको ब्रेख्त नहीं लग रहा कि ब्रेख्त ये है ब्रेख्त वो है। एक घिसी पीटी तरह का नहीं, एक नए नजरिए से ब्रेख्त को मुझे उम्मीद है मैं आपको दिखाने में कामयाब रहा हूँ कि किस समाज, अपने सोसाइटी में, अपने सोशो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में वो कैसे हैं। ऐसे ही मेरे इस चैनल पर साहित्य की बातों पर सिलसिला जारी रहेगा। टू नॉट मिस एनी अपडेट्स फॉर आवर फोर्थ कमिंग वीडियो, जिसमें ब्रेख्त की बातें जारी रहेंगी और भी बहुत सारे थिंकर्स, किताबें, साहित्य पे बात रहेगी, इतिहास पे बात रहेगी, यूजीसी नेट के सिलेबस पे बात रहेगी, कैसे क्वालिफाई किया जाए, कौन कौन से हिस्से हैं, सीयूईटी, पीजी, यूजी इंग्लिश का लिटरेचर और ऑफ कोर्स जामिया की बात तो रहेंगी। आप मेरी पर्सनल पेड मेंटरशिप क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप हमको हाई भेजिए, हम आपसे तुरंत कॉन्टैक्ट करेंगे। हमारा जामिया का कम्युनिटी ग्रुप है, इंग्लिश लिटरेरी कम्युनिटी ग्रुप है, मैं उसमें आपको ऐड कर लूंगा। बाकी आज बात यहीं खत्म करते हैं, मुझे इजाजत दीजिए, अलविदा।